जय श्री राम। दोस्तों, आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही सटल सूत्र पर बात करेंगे। ऑनेस्टली कहूँ तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर कई बार बेध्यानी में या कई बार ज्ञान ना होने के कारण हम सरफेस लेवल पे चार्ट देख के प्रिडिक्शन कर देते हैं और कुंडली के रहस्य को या कुंडली के अंदर गहराई से नहीं उतर पाते। मैं बात कर रहा हूँ युति की, और वो भी राशि परिवर्तन के साथ। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट आ जाता है राशि परिवर्तन होने पर अगर कोई और ग्रह उसके साथ बैठा हो, कैसे उसे डील करना चाहिए, आज हम इस बारे में जानेंगे। कई बार कुंडली में दो ग्रह सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं दिख रहे होते, ना वो एक दूसरे की राशि में होते हैं, ना एक दूसरे के को देख रहे होते हैं, ना एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे के फल पर प्रभाव डाल देते हैं। कई बार युति कुंडली में बड़ी शुभ लग रही होती है कि ये युति हो गई, ये तो सबसे अच्छा फल देगी, बहुत राजयोग बना देगी, लेकिन उसी युति की वजह से जातक को पीड़ा मिल रही होती है। इसका उल्टा भी होता है, युति दिख रही है आपको पीड़ादायक कि अरे ये दो ग्रह साथ बैठ गए तो इस बंदे की लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको देखने को मिलता है कि उसी युति की वजह से वो जातक अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं या अपनी कुंडली को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम केवल डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन की, एक ऐसे सूत्र की जिसकी वजह से फलित का आपका देखने का तरीका, कुंडली रीडिंग का तरीका ही बदल जाएगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। दोस्तों, सामान्यतः ज्योतिष का एक बेसिक रूल है, जब किसी ग्रह का फलित आप कर रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि उस ग्रह की किस ग्रह से युति है। फिर देखिए वो किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और उसके बाद उसके बल का विचार होता है कि किन ग्रहों की दृष्टि आ रही है, नवांश में कहाँ गया, और कोई पाप कर्त्री शुभ कर्त्री तो नहीं बन रहा, वक्री है या अस्त है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहले चार्ट आए और अगर आपको किसी ग्रह का फलित करना है, किसी भाव का फलित करना है, तो उसके स्वामी पर ध्यान दीजिए कि वो कुंडली में किस ग्रह के साथ बैठा है, और दूसरे नंबर पर राशि का कि किस राशि में वो विराजित है। लेकिन राशि परिवर्तन इस नियम में थोड़ा बदलाव कर देता है। क्यों? क्योंकि राशि परिवर्तन केवल राशि परिवर्तन नहीं है, राशि परिवर्तन एजेंडा परिवर्तन भी है, राशि परिवर्तन अथॉरिटी परिवर्तन भी है। क्यों? क्योंकि राशि परिवर्तन केवल साइन एक्सचेंज नहीं है, वो अथॉरिटी एक्सचेंज भी है, वो इन्फ्लुएंस एक्सचेंज भी है, और वो एजेंडा एक्सचेंज भी है। आप कहेंगे ये क्या बला है? इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, क्रिकेट में हमने कई बार ये देखा है कि जब एक बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए टीम जा रही होती है तो वो अपने बॉलर्स को पहले उतार के उनसे अटैक करवाती है। सनत जयसूर्या हो, सुनील नारायण हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्हें ऊपर भेजा गया और वो जो प्रयोग था वो सफल हो गया। उनको क्या फ़ायदा मिलता है? उनको ये फ़ायदा मिलता है कि एक तो वो बैट्समैन की तरह जाकर खेल रहे हैं, और उन्हें बॉलर की मानसिकता भी पता है कि इस दौरान भी बॉलर क्या सोच रहा होगा, कहाँ बॉल डालेगा, वो दोनों चीज़ों को जानता है। और जो दोनों चीज़ों को जानता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। राशि परिवर्तन भी यही करता है। जब ग्रह परिणाम देता है तो सबसे पहले उसकी राशि में जो ग्रह बैठे होते हैं उनके फल के वो अधीन होता है। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, शनि का हम फल देख रहे हैं, और शनि की राशि में शुक्र बुध बैठे हैं, तो शनि बाध्य है कि उसे शुक्र बुध का फल देना होगा, क्योंकि शनि की किसी भी राशि में, मकर ले सकते हो, कुंभ ले सकते हो, अगर वहाँ शुक्र बुध है तो शनि को अपनी दशा में उन दोनों ग्रहों का फल भी देना होगा। यानी जिसके घर आप गए या जिसके घर आप बैठे हैं वो आपके अधीन हो गया। राशि परिवर्तन क्या करता है? आप एक दूसरे से घर बदल लेते हैं। मैं आपके घर में हूँ, आप मेरे घर में हैं, तो आप मेरे गेस्ट हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ। ऐसे में संबंध और प्रगाढ़ हो जाता है।
जिस वजह से ये जो हमने कहा कि सीधा सीधा सिंपल नियम है कि किसके साथ बैठा है और किस राशि में बैठा है, इस नियम में बदलाव आ जाता है, क्योंकि अब वो केवल कनेक्टेड ही नहीं है, दृष्टि से कनेक्शन बन जाता है, साथ बैठने से कनेक्शन बन जाता है। अब वो एक दूसरे का भार भी उठा रहे हैं, एक दूसरे का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि लीड करना, दूसरे की तरह बात रखना, तो ये एक दूसरे का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाता है ज्योतिष में कि अगर राशि परिवर्तन है तो उसको सबसे ऊपर रखो, गहरा संबंध है। अब मान लीजिए सूर्य बुध के साथ बैठा है। अब सूर्य बुध साथ बैठे हैं, हम इसे बुधादित्य योग बोलते हैं, इसकी प्रशंसा भी लिखी गई है। हालांकि ये हर किसी की कुंडली में काफ़ी कॉमन है, मतलब मैं यूँ कहूँ कि 70% पॉपुलेशन की कुंडली में तो बुधादित्य योग होगा ही। परंतु बुध की राशि में अगर कोई और ग्रह बैठा हुआ है तो हम केवल इसको सूर्य बुध की युति की तरह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सूर्य का संबंध उन ग्रहों से भी बना जो बुध की राशि में बैठे हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन इसको सिंपल करके समझते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह ए है, वो बी के साथ बैठा है, और बी ग्रह किसी प्लैनेट सी के साथ एक्सचेंज करके बैठा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर न केवल ए और बी की युति है, हमें ये भी कहना होगा कि यहाँ पर ए और सी भी एक दूसरे के साथ युति सदृश फल करेंगे, उन दोनों के संबंध भी आपस में जुड़ जाएंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में सभी संबंध विजिबल नहीं होते, कुछ संबंध हिडन संबंध होते हैं, यूँ कहूँ थोड़ा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। साथ बैठना, दृष्टि, युति, ये तो बड़े कॉमन से संबंध है जो हर कोई देख लेता है। जो ये हिडन संबंध है उसमें एक आता है डिस्पोजिटर, कि आप किसकी राशि में बैठे हैं। दूसरा आ जाता है नक्षत्र परिवर्तन, वो भी हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। और उसी तरह से राशि परिवर्तन भी एक तरह का हिडन या कम पॉपुलर कह सकते हैं वो सूत्र है, और ये आपके फलित के परिणाम को निश्चित ही बदल देता है। कोई इफ एंड बट नहीं, ये ज़रूर प्रभाव डालेगा अगर राशि परिवर्तन किन्हीं दो ग्रहों का है तो। एक एग्जाम्पल चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में कर्क राशि में गुरु शुक्र की युति है। अगर ये गुरु शुक्र की युति देखे तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं दो ज्ञान के कारक ग्रह एक दूसरे के साथ हैं। दोनों की सोच में भले ही बहुत अंतर हो, जिसकी वजह से व्यक्ति अंतर्द्वंद या डायलेमा से ग्रसित हो, बट फिर भी नॉलेजेबल होता है। अब ये युति कर्क राशि में हो रही हो और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का बैठा हो, अब क्या होगा? गुरु की युति किससे हुई? शुक्र से हुई। शुक्र कौन? वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी। शुक्र की वृषभ राशि में कौन बैठा है? चंद्रमा बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? वो चंद्रमा की राशि में बैठा है। कुल मिलाकर शुक्र का चंद्रमा से राशि परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में गुरु शुक्र की युति के साथ साथ आपको इसे गज केसरी सदृश योग भी मानना होगा, यानी मिलता जुलता, जैसे गज केसरी योग का फल होता है उसी प्रकार का फल आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह का शुक्र से राशि परिवर्तन है वो चंद्रमा है और जिसके साथ बैठा है वो गुरु। तो गुरु और चंद्र की युति के भी जो फल होते हैं वो भी आपको यहाँ कहने होंगे। क्या कहा जा सकता है? नॉलेज होगी, एम्पैथी होगी। एम्पैथी बोलते हैं भावुक होना, दूसरे के बारे में सोचना। किसी ऐसे कार्य में व्यक्ति लिप्त होगा जिसमें दूसरे की भावनाएं, इमोशंस को वो हैंडल करता हो। इसके साथ साथ उसका जो ज्ञान होगा, क्योंकि गुरु शुक्र ज्ञान के कारक ग्रह, वो चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा का शुक्र से राशि परिवर्तन है, तो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ, होटल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ, ऐसी कोई फील्ड जहाँ पर लोगों की भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। इवेंट मैनेजमेंट जैसा प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको अपने क्लाइंट के मन को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए, उनके बजट को देखते हुए, स्वाभाविक सी बात है, आपको चीज़ें तैयार करनी होती है, उन्हें खुश करना होता है। तो जो भी विषय जहाँ पर सुख, दुख, एक्साइटमेंट, ये सब हावी रहता है, इमोशंस हावी रहते हैं, उस तरह की पढ़ाई करने के योग है। उस व्यक्ति के स्वभाव में आप ये भी देखेंगे कि ज्ञानी होने के साथ साथ वो बड़ा ही विनम्र होगा, क्योंकि चंद्र शुक्र का राशि परिवर्तन है, गुरु के साथ वो बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये केवल अब गुरु शुक्र वाला अंतर्द्वंद वाली कुंडली नहीं रह गई है, डायलेमा वाली कुंडली नहीं रह गई है, ये गज केसरी योग की तरह भी काम करेगी। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उसको फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। आप यहाँ पर क्यों? क्योंकि अगर आप गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन देख रहे हैं या शुक्र चंद्रमा का, क्षमा कीजिएगा, राशि परिवर्तन देख रहे हैं, तो वहाँ पर सेकंड हाउस भी आ रहा है, फोर्थ हाउस भी आ रहा है काल पुरुष का, तो फैमिली का सपोर्ट मिलने के चांसेस हाई हैं।
लोगों के बीच में राय उसके बारे में बड़ी ही ग्रेसफुल होगी। लेकिन यहाँ फाइनल जजमेंट या फाइनल लाइन बोलने से पहले 2-3 चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए होगी। पहला ये कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का था या कृष्ण पक्ष का, मतलब चंद्रमा में बल कितना था। गुरु यहाँ पर उच्च का ज़रूर है, पर क्या वो पीड़ित तो नहीं था। शुक्र पीड़ित तो नहीं था, क्योंकि 3 जो की प्लेयर इस एक्सचेंज में शामिल हुए हैं वो तीनों में बलवान है कि नहीं, बल है कि नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि एक्चुअल कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं। मैंने यहाँ पर उन्हें वृषभ और कर्क राशि कहकर संबोधित किया, पर हो सकता है कर्क और वृषभ राशि मेष लगन के लिए दूसरे चौथे में आती है, वहीं पर ये धनु लगन के लिए छठे और आठवें में आती है। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, भाव बदल जाएंगे तो फलित में थोड़ा बदलाव तो आपको करना होगा, और वो भी जोड़ना होगा इसके साथ साथ जो हमने अभी कहा। इसका ये अर्थ नहीं है जो हमने कहा वो गलत है, हम कह रहे हैं उसके साथ साथ ये भी देखिए कि भाव कौन से हैं और उनमें बल कितना है। उसी के आधार पर अगर आप फलित करेंगे तो फलित ज़्यादा सटीक मिलेगा। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के बावजूद भी अगर एक्सचेंज है तो वो संबंध बना रहा है, क्योंकि ज्योतिष में डिस्पोजिटर थ्योरी नाम की, राशि आधिपति नाम की एक विधा है, एक सूत्र है, और वो यहाँ पर एक्सचेंज के केस में बहुत अच्छे से काम करती है। अब इसी नियम को हाउस लॉर्डशिप के आधार पर समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने राशि परिवर्तन की बात की तो हमने 2 राशियों को लिया और उसके आधार पर कहा। अब अगर कोई कुंडली आती है तो वहाँ पर अधिकतर हम भावों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि किसी भी घर का अच्छा परिणाम मिलेगा या बुरा परिणाम वो भावों पर ही निर्भर करता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लग्नेश 8वें के मालिक के साथ 9वें घर में बैठा है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है पहले देखो साथ में कौन है, उसके बाद देखो वो किस भाव और किस राशि में है। तो हमने देखा लग्नेश के साथ यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी है। ये क्या करेगा? जब लग्नेश की युति अष्टमेश से होगी तो सडन इवेंट होंगे, डाउनफॉल की संभावना को बल मिलेगा, भाग्य की हानि होने के योग हैं, रिसर्च टेंडेंसी होगी, कोई कार्मिक पैटर्न वो कैरी कर रहा होगा। ये कार्मिक पैटर्न क्या बोला है कि जब आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर लेते हैं, चीज़ें दिख रही है, ये मुझे ही मिलना चाहिए, टेंडर मैंने ही भरा है, मेरा ही रेट सबसे कम है, ये मुझे मिलना चाहिए, या ऐसा कोई और भी काम, और फिर देखें अचानक से सरकार के नियम बदल जाएं या कोई और बाहरी कारणों से आपका काम ना हो पाना, ये सब कार्मिक बंधन को दिखाता है, जिसको हम अष्टम भाव से कंसीडर करते हैं। उस आधार पर अगर लग्नेश अष्टमेश की होती है तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अपमानित होने की संभावना, ऑकल्ट में रुचि, और जैसा कार्मिक पैटर्न हमने कहा उसमें बंधा हुआ व्यक्ति महसूस करता है। अब इसी पत्रिका में यदि नवम अधिपति अष्टम में बैठ जाए, हमने पहले ही कहा कि लग्नेश नवम भाव में 8th लॉर्ड से युति कर रहा है, अब हमने कहा 9th लॉर्ड 8 में बैठ जाए, यानी देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन 8th हाउस एंड 9th हाउस। तो अब क्या होगा? अब फलित पूरी तरह से बदल जाएगा। जो भी नेगेटिविटी हमने पहले प्रेडिक्ट की कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव होंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अब क्योंकि भाग्याधिपति भी अष्टम भाव से जुड़ गया, फिर लग्नेश के साथ जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे अब रिसर्च से ही आपकी उन्नति होगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन गुरु की वजह से। कोई गुरु आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको सही राह दिखाएगा, जिस वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। भाग्य शुरुआत के कुछ संकटों, और या यूँ कहें कि वो कहते हैं ना आपदा में अवसर ढूंढना, पहले परेशानी आएगी, उस परेशानी को रिजॉल्व करते करते ही आप इतनी उन्नति कर जाएंगे कि आपकी ग्रोथ का कारण वही आपदा, वही मिसफॉर्चून बनेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई व्यक्तियों को नौकरी से निकलने के बाद जब वो व्यवसाय में आते हैं तो व्यवसाय में खूब उन्नति करते हैं। वो खुद नौकरी नहीं छोड़ना चाहते थे, निकाला गया उन्हें कंपनी से, आरोप लगे, परेशानी हुई, उनकी पोटेंशियल पर डाउट किया गया, लेकिन जब उन्होंने उस जॉब को छोड़कर व्यवसाय अपनाया तो उन्हें लगा कि अगर वो जॉब ना छोड़ती तो शायद आज इसमें व्यवसाय में मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा होता। तो यानी आपदा में भी अवसर की गुंजाइश होती है। तो अगर अष्टमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन है और फिर लग्नेश के साथ 8 लॉर्ड बैठा है, तो हम इसको बुरा योग नहीं मानेंगे, हम इसको अच्छा योग ही मानेंगे। इसे ही परिपक्व रीडिंग कहते हैं, मैच्योर रीडिंग कहते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा प्रश्न उठता है, अगर कोई ग्रह पहले से ही कमज़ोर है, यहाँ पर हमने
अष्टमेश लग्नेश के साथ बैठा है वगैरह वगैरह टर्म यूज़ किए। हम जानते हैं इन ग्रहों में मित्रता शत्रुता होती है, हर ग्रह हर दूसरे ग्रह को तो पसंद करता नहीं। अब उसका इम्पैक्ट इस युति पर कैसे आता है? कोई ग्रह अगर ऑलरेडी कमज़ोर बैठा है और जो साथ में जुड़ने वाला ग्रह है वो भी उसको और पीड़ित कर रहा है, तो भी क्या राशि परिवर्तन फायदेमंद होगा? तो उत्तर ये है कि ये चार्ट टू चार्ट वेरी करता है। ये स्ट्रेट अवे ऐसे नहीं बताया जा सकता जब तक कुंडली सामने ना हो। मैं समझाऊंगा आपको कुंडली के माध्यम से कि अगर कोई ग्रह ऑलरेडी कमज़ोर है, आपको दिख रहा है कि वो अपनी शत्रु की राशि में है, उसके साथ बैठने वाला ग्रह भी उसको पीड़ित ही कर रहा है, तो वहाँ पर हम परेशानियाँ कम नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे परेशानी तो है, लेकिन राशि परिवर्तन उस परेशानी में भी क्या पता कुछ बेहतरीन परिणाम दे दे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो इसका उत्तर है हर बार नहीं। कई बार राशि परिवर्तन ग्रह के अफ्लिक्शन को बहुत कम कर देता है, और कई बार जो ऊपर पर बड़ा अच्छा योग लग रहा है उसमें हिडन अफ्लिक्शन दे देता है, मतलब परेशानी उसमें जुड़ जाती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए किसी पत्रिका में सिंह लगन की पत्रिका है, लग्नेश जो है सूर्य वो मंगल के साथ, उच्च मंगल के साथ छठे में विराजित हो। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिंह लगन की पत्रिका में मंगल जो है वो भाग्य का स्वामी है, मंगल जो है वो चौथे भाव का स्वामी है। ऐसा मंगल लग्नेश उच्च होकर लग्नेश के साथ युति कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा योग है, राजयोग कारक है, शुभ परिणामदायक है। और मंगल अगर मकर में होगा तो मकर से 8वीं दृष्टि इस मंगल की लगन पर भी आएगी, जो कि सूर्य का लग्न है। तो यानी लगन और लग्नेश दोनों पर भाग्य के स्वामी मंगल का प्रभाव, वो भाग्य का स्वामी जो चौथी दृष्टि से अपने भाव को भी देख रहा है, तो बहुत ही अच्छा योग हुआ, कोई डाउट नहीं है। इस इतने योग को अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे बहुत अच्छी कुंडली है भाई, बहुत अच्छा योग बन रहा है, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ की गुंजाइश बढ़ गई। लेकिन अगर इसी पत्रिका में शनि महाराज वृश्चिक में बैठे हो या मेष में बैठे हो, थोड़ी देर के लिए मेष में ले लेते हैं। अब अगर वो मेष में बैठे हों तो क्या होगा? मंगल मकर राशि में है और शनि मेष राशि में। इसका मतलब हुआ कि मंगल का और शनि का राशि परिवर्तन हो गया। ऑलरेडी कुंडली बड़ी अच्छी नजर आ रही थी, लग्नेश छठे में जरूर था लेकिन मंगल के साथ था। उपचय भाव में 2 क्रूर ग्रह होना भी संघर्षों के बाद उन्नति दिखा रही थी। लेकिन अब ये शनि जो मेष में बैठा है अपनी 10वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। जो सूर्य मंगल की युति सामान्यता सिंह लगन के लिए बहुत शुभ होती है, अब क्योंकि मंगल को शनि का भी प्रतिनिधित्व करना होगा तो सूर्य पर शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऑलरेडी सूर्य मकर राशि में शनि की राशि में है, शनि की दृष्टि उस पर आ रही है, ऊपर से मंगल शनि का राशि परिवर्तन है। ऐसे में तनाव ना हो इसकी संभावना ही नहीं है। जातक परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, भाग्योन्नति में परेशानी आएगी, इनिशियल बाधाएं आएंगी, और उसके उपरांत ही ये सूर्य मंगल की युति का अच्छा फल आप देख पाएंगे। बिना छठे भाव के ये फल मिल पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सूर्य शत्रु की राशि में शत्रु से दृष्ट होने के कारण जातक तनाव में ही रहेगा। उन्नति हो जाए अच्छी बात है, भगवान करे खूब आगे बढ़े, लेकिन वो तनाव वाली परिस्थितियाँ उसके जीवन में सदैव बरकरार रहेंगी। ऐसे में सुझाव ये रहता है कि आप काम ही ऐसा करें, आप व्यवसाय ऐसा करें जिसके अंदर छठे भाव का रोल हो। आप वकील हों, आप डॉक्टर हों, आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पर आप लोगों की पीड़ा दूर कर रहे हो, उनकी परेशानियाँ आपको सुननी पड़ती हो, तो आपकी लाइफ बेहतर रहेगी, अच्छी रहेगी। एक बात समझ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य मंगल की युति का फल यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मिलेगा। युति तो दिख रही है, हमें साथ बैठे हैं, एक दूसरे के साथ एक ही राशि में बैठने पर कैसे प्रभाव नहीं देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब उतनी स्मूथनेस के साथ, उतनी आसानी के साथ परिणाम नहीं मिलेंगे। अब आपको संघर्षों से गुजरे बगैर परिणाम नहीं मिलेगा। तो जो ये कहा जाता है कि सूर्य बिना तपे कुंदन नहीं बनता, तो ये जो ताप है ये छठा भाव, छठे का मालिक सूर्य को देगा, तभी जाकर इस व्यक्ति की कुंडली में उन्नति होगी। अब इसी सिद्धांत का उल्टा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है, लग्नेश सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, एक जलीय राशि में बैठा है, दशम भाव में दिग्बली होता है, चौथे भाव में बैठा है,
यानी कमज़ोर अवस्था दिख रही है, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, लेकिन मित्र की राशि है, साथ में शनि महाराज बैठ जाए, अब क्या होगा? शनि इस कुंडली में छठे और सातवें घर का मालिक होता है। शनि सूर्य को मित्र नहीं मानता है, वो दोनों की युति है। चौथे भाव में मन की स्थिति, कुटुंब भाव जो हम बोलते हैं चौथे भाव में, वो युति बन रही है। शनि की 10वीं दृष्टि लगन पर भी आ रही है और लग्नेश के तो साथ बैठा है। ऐसी स्थिति में ये इस चार्ट को सतही तौर पर काफ़ी नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा कि इस कुंडली में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि शनि शत्रु ग्रह होकर सूर्य के साथ बैठा है, वो भी सूर्य जो कि चौथे भाव में विराजित है, तो एक अग्नि तत्व ग्रह होकर जलीय तत्व राशि में विराजित है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। ये पत्रिका जो आप देख रहे हैं 1986 की है। इसी पत्रिका में अब मंगल पर ध्यान दीजिए। मंगल जो कि इस कुंडली के लिए चौथे और 9वें भाव का स्वामी बनता है, वो सप्तम भाव में कुंभ राशि का मौजूद है। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। सूर्य शनि की युति हुई वृश्चिक राशि में, यानी शनि मंगल के घर में था। मंगल कुंभ में बैठा है जो कि शनि का घर है, यानी शनि मंगल का राशि एक्सचेंज हुआ। ऐसी स्थिति में जो सूर्य शनि के द्वारा पीड़ित हो रहा था, ऑलरेडी चौथे भाव में था, शनि की लगन पर दृष्टि थी, उसी युति में अब मंगल जो कि भाग्याधिपति है, चतुर्थाधिपति है, उसने भी अपना से या अपना रोल दिखाया। और वो रोल दिखाने का क्या मतलब है कि क्योंकि वो अच्छे घर का मालिक है, तो अब ये युति इतनी खराब नहीं रही जितनी कि दिख रही थी। एक सामान्य चार्ट में जिसमें सिंह लगन में चौथे भाव में सूर्य शनि की युति हो, उससे कहीं बेटर चार्ट ये बन गया। क्यों बन गया? देखिए, एक बात समझिएगा, चौथे का स्वामी अपने से चौथे बैठा है, शनि सप्तम का स्वामी होकर चौथे में बैठा है। ये वैवाहिक जीवन के लिए कोई खास अच्छे संकेत नहीं दिखाता, लेकिन इस कुंडली में मंगल और गुरु, मंगल को पहले हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि मंगल भाग्याधिपति है, गुरु पंचम अधिपति है, दोनों की युति सप्तम में है, तो ये विवाह की अवधि को लंबा करती नजर आती है। ये जातक जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, ये रियल एस्टेट में काम करता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी है, जो 4th हाउस पर आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी इसने पहला बार जब रियल एस्टेट में एंटर किया तो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही एंटर किया, उसी को सबसे पहले बेचा। वो लिटिगेटेड भी थी, यहाँ मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, यानी उस पर क्या कहूँ, केस भी चल रहा था। यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छठे का मालिक भी शनि है, तो चौथे भाव में छठे का मालिक बैठा था, तो लिटिगेटेड प्रॉपर्टी को लेकर पहले झगड़े हुए, उसमें ये जीते, उसको इन्होंने बेचा और इन्हें पता लगा कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में तो बहुत फ़ायदा है, और उसके बाद से इन्होंने इसी लाइन को पकड़ लिया। अब ये एग्रीकल्चर लैंड या जो सबर्बन एरिया जो होता है, जो शहरों के बाहर का क्षेत्र होता है, उसको खरीदते हैं, उसे डेवलप करते हैं और उसको बेचते हैं। तो इस जातक की तरक्की में, इसके भाग्योन्नति में कहीं ना कहीं शनि का रोल रहा, छठे भाव का रोल रहा, सप्तम भाव का रोल रहा। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो युति हमें बहुत नेगेटिव नज़र आ रही थी, अब वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। इस युति से क्या फ़र्क पड़ा? इस युति से जातक में हिडन करेज आई, क्योंकि मंगल शनि से राशि परिवर्तन करके बैठा है, तो शनि भी यहाँ पर आपको करेज दे रहा है। स्ट्रैटेजिक आपको जो मैनेजमेंट है, आपको सोच के काम करना है, आपको प्लान बना के काम करना है, वो भी इसने बढ़ाई, इस योग ने बढ़ाई। डिसिप्लिन की वजह से, अभी डिसिप्लिन क्यों आया? शनि मंगल दोनों डिसिप्लिन के कारक है। मंगल तो दिखाता ही है कि भाई ऊर्जा बहुत है, और शनि जो है वो समय या काल के साथ उसे जोड़कर देखा जाता है। इस वजह से जातक में डिसिप्लिन बढ़ जाता है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे टीवी देखना है, वगैरह वगैरह का टाइम, जो समय की प्रतिबद्धता है वो बढ़ जाती है शनि मंगल वालों में। तभी आर्मी को मंगल से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम इज़ द की। सिमिलरली जो नौकर आदमी है किसी भी कंपनी में जो नौकरी कर रहा है, हम जानते हैं उनको वो 9 to 5 पंच इन करना है, टाइम से जाना है, टाइम से आना है। तो शनि मंगल समय की प्रतिबद्धता को भी दिखाते हैं। तो लग्नेश का ऐसे ग्रह से राशि परिवर्तन होने के बाद युति होना, शनि मंगल की राशि परिवर्तन के बाद सूर्य से युति होना, जातक में उस चीज़ को बढ़ाया, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस से फ़ायदा दिया। तो ये युति जितनी नेगेटिव दिख रही थी उतनी नेगेटिव नहीं रही। अब मैं आपको एक सिंपल
प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि जिसके अकॉर्डिंग अगर आप फलित करेंगे तो गलत नहीं होगा। कुंडली आपके पास आए, सबसे पहले देखिए किन ग्रहों की युति है। जिन ग्रहों की युति है उसमें देखने का प्रयास करें कि क्या कोई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है। अगर राशि परिवर्तन कर रहा है तो उस युति में उस तीसरे ग्रह को भी जोड़िए, उसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। तो वो तीसरा ग्रह कौन है उसको वहाँ जोड़िए और फिर देखिए कि अब इस रिलेशनशिप को आप कैसे रीड कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ तीसरा ग्रह जोड़िए तो उसके नैसर्गिक कारकत्व और वो किन भावों का स्वामी है उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो कुंडली में त्रिकोणाधिपति है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो दुस्थान अधिपति है यानी 6, 8, 12 का स्वामी है तो ये कुंडली में चैलेंजेस को इंडिकेट करता है। वो जिस भी भाव का स्वामी हो, क्योंकि कोई भी भाव बहुत बुरा नहीं होता, हर भाव के कुछ सिग्निफिकेशंस है, वो सिग्निफिकेशन को उसमें ऐड कीजिए तो आपका परिणाम ज़्यादा सटीक होगा। अब इसको फाइन ट्यून करने के लिए देखिए कि उस युति और एक्सचेंज में सबसे बली कौन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो युति राजयोग कारक थी और जो ग्रह जुड़ने वाला है वो ग्रह जो है वो दुस्थान आधिपति और बलि दुस्थान आधिपति है तो स्ट्रगल बढ़ा देगा, वो राजयोग के फल कम हो जाएंगे। अब इसको उल्टा करते हैं, अगर वो जो तीसरा ग्रह है वो त्रिकोण आधिपति है और बलि त्रिकोण आधिपति है तो वो इसमें 4 चांद लगा देगा। आपको जो लग रहा था यार ये एवरेज सा योग है, इससे क्या परिणाम मिलेगा, वो योग आपके लिए विशेष लाभकारी हो जाएगा क्योंकि बलि त्रिकोण आधिपति ने राशि परिवर्तन करके उसमें जान फूंक दी है। इसके साथ साथ उन ग्रहों की परस्पर मित्रता शत्रुता, क्योंकि अब जब 2 ग्रह साथ बैठेंगे परिणाम अच्छा देना भी चाहें, अगर उन दोनों में कम बनती होगी तो फिर वो परिणाम थोड़े दूषित हो जाते हैं। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इससे पहला वाला वीडियो जो राशि परिवर्तन सीरीज़ का था उसमें हमने मित्रता शत्रुता पर ही चर्चा की है, तो वो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो लिंक अभी ऊपर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, वक्री होना, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि राशि परिवर्तन और ग्रह वक्री हो तो क्या होगा, क्योंकि उसके परिणाम में बहुत बदलाव आ जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये फल कब मिलेगा, तो देखिए भाई दशा में मिलता है, हम ये सब जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में दशा की एक भारी महिमा है और उसी में हम कहते हैं कि इसमें अच्छे परिणाम मिलने के या जो भी ग्रह के परिणाम है वो मिलने के योग बनते हैं। मैं यहाँ पर कहूँगा नक्षत्र को और राशि परिवर्तन को, नक्षत्र परिवर्तन को, राशि परिवर्तन को, दोनों को देखना चाहिए। नक्षत्र परिवर्तन तो विशेष का दशा में बहुत रोल प्ले करता है, पर कहीं ना कहीं ये जो एक्सचेंज है जिस राशि में ये बन रहा है उसके स्वामी की जब दशा आएगी तो डेफिनेटली उसे ये योग का फल देना होगा। मैं एक बात दोबारा दोहराता हूँ, आपकी कुंडली में भी अगर कोई राजयोग बन रहा है, कोई अच्छा योग बन रहा है, लगन लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर, लगन लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड सिटिंग टुगेदर, तो कोशिश कीजिए कि उन दोनों ग्रह को तो छोड़ ही दीजिए। मान लीजिए लग्नेश और जो भाग्येश है उनकी दशा जब आएगी, लेकिन ये युति जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, उनके स्वामी की दशा ये ज़्यादा शुभ परिणाम देती है। तो ये गहरी बात समझ लीजिए कि राशि परिवर्तन में केवल 2 ग्रहों का फल नहीं बदलता, बल्कि तीसरे ग्रह का भी अर्थ बदल जाता है जो उस युति के अंदर इन्वॉल्व होता है। और एक बात और, ये मल्टी लेयर सिस्टम रहता है कि आपने इस योग को देखा, उसके बाद राशि परिवर्तन को देखा और परिणाम आपने बताया कि ये शुभ फलदायी होगा या नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखिए, डायरेक्ट कनेक्शन जो दिख रहा है कुंडली में साथ बैठे हुए, क्या राशि परिवर्तन की वजह से जो तीसरा ग्रह इन्वॉल्व हुआ वो उस युति के जो फल हैं या जो उस युति में जो स्ट्रेंथ है क्या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा? तो उत्तर है नहीं। हम उस युति को नकार नहीं रहे हैं, हम उस युति को वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसा हमें पढ़ना चाहिए। हमने बस वो तीसरे ग्रह की वजह से उसमें ऑल्ट्रेशन की है कि अब ये इतना खराब नहीं रहा, खराब योग अब इतना खराब नहीं रहा, और एक अच्छा योग अब उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशन हो गई है, राशि परिवर्तन का तड़का लग गया है। तो जो ग्रह आपस में खेल खेल रहे थे उसमें इस तड़के का प्रभाव ज़रूर परिवर्तन करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी कुंडली देखी है जहाँ पर 2 ग्रह कनेक्टेड नहीं दिख रहे थे, लेकिन फलित के दौरान आपने देखा कि उनके परिणाम सदैव जुड़ के मिलते हैं? जैसे लग्नेश नवमेश बैठे अलग अलग थे, पर राशि परिवर्तन की वजह से या डिस्पोजिटर थ्योरी की वजह से आपको ये लगा कि ये तो काफ़ी भाग्यवान है, इसके तो लग्नेश के साथ डायरेक्ट संबंध ना होने के बाद भी ये व्यक्ति के जीवन में खूब उन्नति हुई, या कोई नेगेटिव योग भी। अगर ऐसा कोई है तो ज़रूर बताइएगा, एग्जाम्पल बताइएगा हमें। अगर अच्छे एग्जाम्पल हुए तो आने वाले वीडियोज़ में जो राशि परिवर्तन पर हम बनाएंगे उसमें उसको ज़रूर लेने का प्रयास रहेगा।
आशा करता हूँ आज आपको ये राज समझ आया हो या ये सूत्र समझ आया हो। आप लोगों के लिए हो सकता है, कई लोगों के लिए बिल्कुल नया ना हो और कई लोगों के लिए बहुत नया। ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इतना डिटेलिंग आपको पसंद भी है या जितना हल्का हल्का वीडियो ही बनाएं जो कि समझ में आ रहे हैं और आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसे वीडियो बनाते वक्त हम दो चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जो दर्शक गण हैं, क्या सामान्य वर्ग उसको समझ पाएगा, क्या उसको समझने में रुचि भी होगी। क्योंकि ये टॉपिक अभी तक डिस्कस ही नहीं हुए हैं तो किसी को पता ही नहीं है कि इसको देखना चाहिए या नहीं। लेकिन जिस तरह से हम फलित करते हैं, कुंडलियाँ आती है, कुंडली का फलित जब हमें देखना होता है तो ये हमें पता है ये सूत्र बहुत काम करते हैं और परिणामदायक हैं। तो आशा करूँगा आपको कुछ नया समझ में आया हो। यदि हाँ तो ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे और लगभग 800 के करीब वीडियो देखने का मौका मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि वो भी आपके लिए कारगर साबित होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम। ये तो केवल शुरुआत है, आगे की समझ के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो आपके लिए और उपयोगी रहेंगे। उन्हें देखें और नियमित रूप से ज्योतिष सीखते रहें। सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को आप निरंतर प्राप्त करते रहें।